ये आइडल गैस के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो पाया गया कि कोई भी गैस इन लॉज को फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि जितने भी गैस लॉ हैं वो सभी किसके लिए हैं? आइडल गैस के लिए। लेकिन एक्चुअली में गैस क्या होती हैं? गैसेस क्या होती हैं बेटा? गैसेस आर रियल। क्या होती हैं? रियल होती हैं। तो ये जो इक्वेशन था आइडल गैस के लिए, आइडल गैस के लिए इक्वेशन क्या होता है बेटा? आइडल गैस का हमने बिहेवियर आपको बताया था बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने बताया था पीवी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बोयल्स के अकॉर्डिंग यही है ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब पीवी का अगर मैं कर्व देखता हूँ प्रेशर के साथ या वॉल्यूम के साथ, तो वो कैसा आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होगा, पीवी जो होगा वो क्या रहेगा? थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में जब हमने गैसेस के साथ ये करके देखा है, चेक करके देखा लो, तो उसमें क्या है? उसमें डेविएशन है। कुछ गैसेस ऐसी थी जो शुरुआत से ही कहाँ जा रही थी? ऊपर जा रही थी, जिनका ग्राफ कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था, इस तरह का। ये कुछ गैसेस ऐसी थी जिनमें पहले कहाँ जाता था? डाउन जाता था, उसके बाद में फिर वो अप जाता था। तो ये दो तरह के डेविएशन मिले। एक गैसेस वो जिनका शुरुआत से ही जो ग्राफ था वो ऊपर जाता था, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और वो गैसेस जिनके लिए ग्राफ पहले नीचे गया और फिर बाद में ऊपर आया, हाई प्रेशर पर जाकर ऊपर आया, तो ये दीज आर गैसेस विच डेविएट्स नेगेटिवली, या नेगेटिव डेविएशन शो करने वाली गैसेस थी। ठीक है, तो ये दो तरह के डेविएशन थे। इनके एग्जांपल भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे कि वो गैसेस जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, या ये मैं कह दूं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होता है, जैसे हीलियम, जैसे हाइड्रोजन, ये गैसेस शो करती हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। और वो गैसेस जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जैसे अमोनिया हो गया, NH3, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आने का सीधा सीधा रीजन था कि जो गैसेस थी वो आइडियल नहीं होती। वो कैसे बिहेव करती हैं? वो बिहेव करती हैं रियल गैस की तरह। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। तो कुछ जो हमने एजम्पशन वहां पर माने थे, कहाँ पर? यहाँ पर हमने पढ़ा था ना KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ एजम्पशन थे ना, कि गैस के मोलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं, गैस के मोलिक्यूल में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। गैस के मोलिक्यूल जो आपस में कोलिजन करते हैं वो सभी कोलिजन कैसे होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इसका मतलब उनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो वहां पर जो एजम्पशन माने गए थे, इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई एजम्पशन हमने ऐसा मान लिया जो जिसमें क्या है? जिसमें फॉल्ट है, जिसमें क्या है? जिसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा, तब हमारे लिए क्या आ सकता है? नया इक्वेशन यहाँ पर स्टेट के लिए डिराइव हो सकता है गैस के लिए। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन जो आपके सामने, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इसको हमने एक टर्म से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। डिनोटेड बाय जेड। तो एक नया टर्म हमने लिया जो आइडल गैस इक्वेशन है। बेटा आइडल गैस के लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए? पीवी इक्वल टू क्या होना चाहिए? पीवी किसके बराबर होना चाहिए? NRT के बराबर होना चाहिए। तो जो रियल गैस थी, रियल गैस के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं था। रियल गैसेस के लिए इक्वेशन में क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा, और नया इक्वेशन आया पीवी इज इक्वल टू ZNRT, वेयर जेड, जेड क्या है बेटा? जेड इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब देखिए ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उस डेविएशन को लेकर आएगा जो डेविएशन गैसेस शो करती हैं जब वो बिहेव करती हैं रियली। मतलब या तो उनका जो पीवी का वैल्यू है क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। देखिए जो जो गैसेस ऊपर चली गई, जो गैसेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को फॉलो नहीं किया, जिसने इस ग्राफ को फॉलो नहीं किया और शुरुआत से कहाँ गई? ऊपर गई, तो इसका मतलब क्या है? उनका पीवी का वैल्यू क्या है बेटा? ज्यादा है। उनका पीवी का वैल्यू क्या है? ज्यादा है। किससे? पीवी का वैल्यू किससे ज्यादा है बेटा? पीवी का वैल्यू किससे ज्यादा है? एनआरटी से ज्यादा है। क्योंकि पीवी एनआरटी के बराबर तो हो ही नहीं सकता। पीवी एनआरटी के बराबर कब होगा? जब गैस कैसा बिहेव करेगी? आइडल बिहेवियर। और उसके लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लेकिन अगर पीवी का वैल्यू बड़ा हो गया, अगर पीवी का वैल्यू ज्यादा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका मतलब जेड का वैल्यू क्या है? कुछ ना कुछ है जो 1 से बड़ा है। ठीक है, जेड का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा है। अब मैं एक ग्राफ यहाँ पर आपको बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ। ग्राफ से आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा।
अब हम ये ग्राफ जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए बनाते हैं। इधर ले लिया बेटा हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, यहाँ पर इसका वैल्यू है 1, यहाँ पर नीचे आएंगे तो 0.8, ठीक है 0.6, और इस तरह से होते होते यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऊपर चलेंगे तो कितना, 1.2, ठीक है 1.4, इस तरह से ऊपर बढ़ेगी। तो अगर गैसेस आइडियल है तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, जेड का वैल्यू 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, जेड का वैल्यू 1 होना चाहिए। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनका कहा जाता था, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे, उनका गैसेस का वैल्यू क्या होगा, जेड का 1 से बड़ा होगा। कुछ गैसेस ऐसी थी जो कहा जाते थे नेगेटिव जाते थे, इस तरह से जाते थे, इनके लिए जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। इनके लिए जेड का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें 3 केसेस आते हैं फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस, अगर गैस आइडियल है तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। जेड का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है आइडियल गैस के लिए। और अगर जेड का वैल्यू 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एनआरटी के बराबर हो जाएगा। दूसरा केस आता है कि अगर गैस आइडियल नहीं है, गैस आइडियल नहीं है, कैसी गैस है, रियल गैस है। फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए क्या होगा, जेड इज नॉट इक्वल टू 1, जेड 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें 2 केसेस आते हैं, 2 केसेस। अब इसमें 2 केसेस कौन से होंगे बेटा, या तो जेड 1 से बड़ा होगा या फिर जेड क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम पहला केस इसमें देखते हैं। व्हेन z इज ग्रेटर देन 1, z क्या है जब 1 से बड़ा है। z 1 से बड़ा किसके लिए होगा बेटा, फॉर कौन सी गैस के लिए z 1 से बड़ा होगा, फॉर गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, लाइक H2 एंड H, जैसे हीलियम है, जैसे हाइड्रोजन है, इन गैसेस के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो जेड का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल, या गैस क्या होंगी, कम कंप्रेस होंगी। या हम बोल सकते हैं कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, बजाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। इस तरह की गैसेस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ थोड़ा, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, इसे नोट कर लो बेटा आप। इस ग्राफ में इस एक्सिस पर लिया है बेटा प्रेशर, इस एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया है। सर डन। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 केस आएंगे। एक तो वो केस जिसमें जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। देखिए अगर आइडल गैस है तो आइडल गैस के लिए जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब अगर जेड का वैल्यू 1 नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर 2 केस आ सकते हैं, या तो जेड का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और या फिर जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा।
जेड का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब पीवी क्या है, ज्यादा है। पीवी ज्यादा होने का मतलब ये है बेटा, गैस को हम जितना प्रेस करना चाहते हैं, जितना प्रेशर हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उतना उसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि गैस आर लेस कंप्रेसिबल। गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग कंप्रेस नहीं हो रही है, मतलब आइडियल गैस की तरह कंप्रेस नहीं हो रही है। तो इस तरह की गैसेज होती हैं वो जिनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। दूसरा केस वो आएगा जिसमें जेड का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 से छोटा होगा। केस 2, केस सेकंड, व्हेन जेड इज लेसर देन 1। अब जेड अगर 1 से छोटा हो जाए तो उसमें हम बोल सकते हैं गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल। इसका मतलब ये है कि मैं गैस को कंप्रेस तो थोड़ा कर रहा हूं, लेकिन वो अपने आप से ही कंप्रेस हो जा रही है। मैंने प्रेशर उसका डबल किया, लेकिन वॉल्यूम उसका बहुत कम हो गया। वॉल्यूम होना था हाफ, लेकिन हाफ हाफ से भी कम हो गया। इसका मतलब ये वहां पर रीजन ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मैं उनको थोड़ा सा पास पास लाना चाहता हूं, लेकिन वो अपने आप से और भी ज्यादा पास पास आ जाते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल, या मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between gaseous molecules are dominating। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये माना गया था कि वहां पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर दो तरह के केस दिखाई दे रहे हैं। कुछ गैसेस तो ऐसी हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिनके लिए जेड का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है। कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिनके लिए जेड का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए हमने यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन में एक फैक्टर लगा लिया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इसमें एग्जांपल कौन से थे बेटा गैस के, CH4, CO2, NH3। ठीक है, ये गैसेज हैं जिनमें क्या होता है, जेड का वैल्यू 1 से छोटा होता है। अब देखते हैं इसमें किस तरह से चेंज होता है, इस ग्राफ में क्या चेंज होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। दिस इज PV एंड दिस इज P। ये तो नॉर्मल था बेटा, ये नॉर्मल किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, एक्सचेंज कर देता हूँ किससे, जेड से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। दिस इज जेड। अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन वाली गैस। ये थी वो नेगेटिव डेविएशन वाली गैस। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से बताएंगे आप कि ये जो ग्राफ है ये किधर शिफ्ट होगा। ये ग्राफ जो आपके सामने है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से बेटा प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। सर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा। और टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। सर घटेगा। बेटा टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है। भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आना चाहेंगे या दूर दूर जाना चाहेंगे, बताओ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर जाना चाहेंगे ना गैस के। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता है।
अच्छा, चार्ल्स लॉ क्या बोलता था? चार्ल्स लॉ याद है आपको? क्या बोलता था? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा गैस का? बढ़ेगा। ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके सामने, ये कुछ नहीं है, वो पीवी ही है। जो कर्व, जो ग्राफ में पीवी और पी के बीच में जो ग्राफ था, वहां पर पीवी को हमने एक्सचेंज कर दिया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ क्या होता है? हमेशा ऊपर को जाता है। ये हो गया आप। सपोज दिस टेम्परेचर इज, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 150 डिग्री सेल्सियस। अब मैं टेम्परेचर को और बढ़ाता हूँ, दिस इज 200 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर को शिफ्ट होता है बेटा, ऊपर को शिफ्ट होगा। और जैसे जैसे ये ऊपर को शिफ्ट होगा तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो लाइन है, ये लाइन किसके लिए होती है? दिस इज फॉर आइडियल बिहेवियर, दिस इज फॉर आइडियल बिहेवियर। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वैसे वैसे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के बिहेवियर की तरफ को क्या करती है? मूव करती है। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जिस टेम्परेचर पर कुछ हद तक एक रियल गैस बिहेव करेगी आइडियली। जो रियल गैस है वो कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेंगे। और प्रेशर और वॉल्यूम अगर दोनों बढ़ेंगे तो इस ग्राफ में ये जो नीचे का जो कर्व है ये हमेशा ऊपर को शिफ्ट होता चला जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जो ग्राफ का जो पीवी का जो कर्व है वो आइडियल गैस के कर्व को टच करते हुए निकलेगा कुछ टाइम के लिए। इस टेम्परेचर को बोलते हैं बोयल्स टेम्परेचर, या बोयल्स पॉइंट भी इस टेम्परेचर को बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर जो रियल गैस है आइडल बिहेवियर शो करती है कुछ रेंज के लिए, द टेम्परेचर इज कॉल्ड बोयल टेम्परेचर। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिख लें। द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस, टेम्परेचर एट विच a real gas behaves ideally over an appreciable range of pressure, over an appreciable range of pressure is called Boyle's temperature. ये नोट कर लीजिए बेटा आप। इसका मतलब ये है कि कोई भी रियल गैस हाई टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उस टेम्परेचर पर कैसा बिहेवियर शो करती है? आइडल बिहेवियर शो करती है प्रेशर की थोड़ी रेंज के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दिया, जब आप प्रेशर बहुत ज्यादा हाई करोगे तब वो फिर रियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। लेकिन थोड़ी प्रेशर की रेंज के लिए वो आइडल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है। ये हो गया बेटा आपका। यस सर। आज थोड़ा समझ में कम आ रहा है बच्चों को, वो आपकी आवाज से लग रहा है। क्योंकि काफी दिन आपने, मेरे ख्याल से 2-3 दिन की छुट्टी हो गई ना बेटा। और वैसे भी ये तो कई दिन के बाद में आया गैस स्टेट, तो दोबारा से ये आएगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। ये सब अभी दोबारा से फिर आने वाला है। सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। और देखिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। रियल गैस के लिए
हमने इसको यूज किया है और फॉर्मूला बनाया पीवी, जो फॉर्मूला है एक्चुअल आइडल गैस के लिए, पीवी इजकल टू जो एनआरटी है, उसमें हमने एक टर्म ऐड कर लिया जेड। ठीक है, तो जेड क्या है बेटा, जेड इज, मैं लिख सकता हूं पीवी अपॉन एन आर टी। एंड व्हाट इज वी, या ये जो गैस होगी बेटा कौन सी गैस होगी, ये रियल गैस होगी, और इस गैस का वॉल्यूम भी कैसा होगा, रियल वॉल्यूम होगा, रियल गैस वाला वॉल्यूम होगा। अगर आइडल गैस के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं फॉर आइडल गैस, आइडल गैस के हम लिख सकते हैं बेटा पीवी इजकल टू एनआरटी, और वॉल्यूम कैसा होगा इसका, आइडियल वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कैसा होगा, आइडियल। तो वी आइडियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एन आर टी अपॉन पी, है ना, एन आर टी अपॉन पी। ये मैं अगर लिखूं पी अपॉन एन आर टी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वी आइडियल, लिख सकता हूं। अब देखिए इस इक्वेशन में ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज पी अपॉन एन आर टी, और ये भी क्या है बेटा, पी अपॉन एन आर टी। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं इस इक्वेशन में, जेड के लिए क्या लिख सकता हूं, वी रियल अपॉन वी आइडियल। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड है वो क्या है, वो सिंपली रेशो है, गैसेस का रेशो, उसी गैस का रेशो जब वो आइडली बिहेव करती है, और उसी गैस का रेशो जब वो रियल बिहेवियर शो करती है। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब कितना उनमें वेरिएशन आता है, कि वो गैस आइडल बिहेवियर अगर शो करती है तब उसका वॉल्यूम कितना है, और वही गैस अगर रियल बिहेवियर शो करती है तब उसका वॉल्यूम क्या है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जो जेड है, वो आप बहुत देर से सोच रहे हो कि पता नहीं ये क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस इज ए रेशो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो हम एक्सपेरिमेंटली जो हम पता लगाते हैं, जब वो कैसी होती है, जब वो बेटा रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, तो हमें जब एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा उसके वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम, और उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं उसकी आइडल वॉल्यूम से, आइडल वॉल्यूम हम कैसे निकाल लेंगे, सिंपली हम पीवी इक्वल टू क्या लगा लें, एनआरटी लगा लें, आइडल गैस का जो इक्वेशन लगाएंगे तो उससे कौन सा वॉल्यूम आएगा, आइडल वॉल्यूम आएगा। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको पूरा करके यहाँ पे लिख देते हैं इधर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड is the ratio of the actual molar volume of gas, actual molar volume of gas to the calculated molar volume at the same temperature। देखिए एक्चुअल वॉल्यूम वो है जो वो एक्चुअली रखता है, मतलब जो उसका एक्चुअल है, और कैलकुलेटेड वो होता है जो हम पीवी इजकल टू एनआरटी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज सिंपली क्या है, ये एक रेशो है बेटा किसके बीच में, आइडल वॉल्यूम के बीच में और रियल वॉल्यूम के बीच में। दिस इज रेशियो बिटवीन आइडल वॉल्यूम एंड रियल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसे नोट कर लो आप। सर डन।
अब देखिए कंडीशन देखते हैं, जब कोई रियल गैस आइडियल गैसियर बिहेवियर शो करती है। कंडीशन व्हेन ए real gas behaves ideally. टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर होना चाहिए बेटा हाई, प्रेशर इज लो। अगर ये दो कंडीशन है तो कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, उनके बीच में ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ना ही उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है। जब प्रेशर लो होगा तो गैस के मॉलिक्यूल को स्पेस मिलेगा एक दूसरे से दूर दूर रहने के लिए। देखिए अगर प्रेशर मैं हाई कर दूं तो हाई प्रेशर में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और अगर गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो वो क्या शो करेंगे, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेंगे। तो बस आप अपने मन में ये डाल लीजिए कि हमें गैस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो कंडीशन है उसको खत्म करना है। और उसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर हम ये दो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो गैस का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, आइडल बिहेवियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं बेटा, अगर इसका उल्टा हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाए, जो आइडल गैस है वो भी कैसा बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी, रियल। ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन when an ideal gas, condition when an ideal gas shows real behavior, ठीक है, वो कंडीशन जब कोई आइडियल गैस कैसा बिहेवियर शो करेगी, रियल बिहेवियर। तो कंडीशन इसकी भी बिल्कुल उल्टी कर दो। और ये कंडीशन है बेटा लिक्विफिकेशन की, किसी भी गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही कंडीशन है, क्योंकि अगर लिक्विड हो जाएगा तो गैस की तो प्रॉपर्टी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो आइडियल गैस तो रहेगी ही नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस तो कभी लिक्विफाइड हो ही नहीं सकती है। कंडीशन ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन का भी कंडीशन यही है। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रियल बिहेवियर कब आएगा, जब हम लिक्विफिकेशन का कंडीशन लगाएंगे। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या कर दो, कम से कम कर दो, ताकि गैस के मॉलिक्यूल क्या आ सके, पास पास आ सके। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड कम हो जाए, आसानी से उसको क्या किया जा सके, लिक्विफाइड किया जा सके। और प्रेशर क्या हो, प्रेशर इज हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा दोनों, इनको अच्छे से आप लिख लो एक बार। तो जो आइडल गैस इक्वेशन है बेटा, आइडल गैस इक्वेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर बनाई गई। तो इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने कुछ ऐसा एज्यूम कर लिया जो हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए था, या वो जो एज्यूम किया वो गलत एज्यूम किया। तो हमें एक बार जाकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमने जो कई सारे एजम्पशन माने थे, जब उनको केयरफुली स्टडी किया गया तो उसमें ये पाया गया कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का जो कंडीशन था, वो दो एजम्पशन, उसकी वजह से दो एजम्पशन ऐसे थे जिनकी वजह से वो क्या थे, फॉल्टी एजम्पशन थे, जो वहां पर हमने गलत मान लिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। एक तो हमने मान लिया था बेटा वहां पर, एक तो हमने माना था कि वहां पर जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता। जबकि एक्चुअली में जब गैसेस को देखा गया तो वहां पाया गया तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। तो एक तो फॉल्टी एजम्पशन कौन सा था,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो फॉल्टी अजम्पशन था, वो पहला अजम्पशन ये था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। उन्होंने जो ये मान लिया था कि वहां पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता, ये गलत था। दूसरा, उन्होंने ये माना था कि जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर की रेस्पेक्ट में या टोटल वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने ये माना था कि जो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि अगर हम देखें कि जो टोटल वॉल्यूम है कंटेनर का, उसके रेस्पेक्ट में गैस की वॉल्यूम को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये दो एजम्पशन क्या थे, ये दो एजम्पशन जो है गलत थे। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसमें दो एजम्पशन जो थे गलत थे। अब उनको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद नया जो इक्वेशन आएगा वो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं गैसेस के ऊपर। तो आप इसको नोट कर लें, देयर वाज टू फॉल्टी assumption in kinetic theory of gases। पहला assumption क्या गलत था बेटा, the force of attraction and repulsion between molecules are negligible। उन्होंने क्या कर दिया था, उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। एक तो ये गलत था। दूसरा क्या गलत था, वॉल्यूम occupied by gas molecules is negligible as compared to the total volume of gas। तो ये जो दो एजम्पशन मैंने लिखे हैं, ये दो एजम्पशन रोंग थे। जो वहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने मान लिया था कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें सुधार करना पड़ेगा। और ये सुधार किसने किया है, सुधार किया वैन डर वाल ने। और इसको बोलते हैं वैन डर वाल करेक्शन। क्या बोलते हैं, वैन डर वाल करेक्शन। और जो नया इक्वेशन ऑफ स्टेट आएगा उसको बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब देखिए उसने क्या किया, उसने दो तरह का करेक्शन किया। एक तो प्रेशर का करेक्शन हुआ, एक वॉल्यूम का करेक्शन हुआ। एक प्रेशर में चेंज हुआ, एक वॉल्यूम में चेंज हुआ। ठीक है, और प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन करने के बाद में टू corrections are done। वन इज प्रेशर करेक्शन, प्रेशर में चेंज हुआ। और सेकंड इज वॉल्यूम करेक्शन। और ये चेंज करने के बाद जो नया इक्वेशन आया स्टेट का, इज कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन। This is equation is called van der Waal equation। This is P plus A n square upon V square V minus NB is equal to nRT। ये जो PV is equal to nRT था बेटा, इसमें प्रेशर में क्या किया, चेंज किया। और किस में चेंज किया, वॉल्यूम में चेंज किया। ये दो करेक्शन इसमें हुए, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। और उसके बाद में जो नया इक्वेशन आया गैसेस के लिए, दिस इज कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन। इसे नोट कर लेना बेटा एक बार। Sir, done. P plus an square upon V square
V minus NB is equal to nRT, where A and B are called van der Waal गैस कांस्टेंट। ए और बी यहां पर क्या है, गैस कांस्टेंट है। अब इनका सिग्निफिकेंस देखते हैं। ए जो वैन डर वाल कांस्टेंट ए है, ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड। इट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कितनी एट्रैक्टिव फोर्सेस है उसका आइडिया आपको ये देगा। जो वैन डर वाल कांस्टेंट ए है, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस molecules। बिटवीन गैस molecules, या बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, या मैं लिख सकता हूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। जितना ज्यादा ए का वैल्यू होगा गैस के अंदर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही ज्यादा होगा। जो दूसरा कांस्टेंट है वैन डर वाल कांस्टेंट बी, ये आपको आइडिया देगा गैस के मॉलिक्यूल के साइज के बारे में। इट मेजर द